चलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारा पॉलिटी का वीडियो के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए एसएससी के लिए हमारा जो है पूरे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ज्ञान दर्शन सीरीज। तो हमने इसमें 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के किए थे। अब जो है हम इसके बाद आज से क्वेश्चन नंबर 51 से हम आज आगे बढ़ेंगे, तो उसी में हमें आज अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। मतलब किस भाग में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आप सबको पता है हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में लिखे हैं, ठीक है ना। भाग 4A पार्ट 4A अनुसूची मत लगा जाइएगा, क्योंकि अनुसूची इस नाम की अनुसूची हमारे पास नहीं है। अगर हम बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 में हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर हम भाग 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिए गए हैं क्या, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए थे। कह रहा है जब हमारे पास जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 की बात है, 1976 में, तब हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य थे। तो उस टाइम पर हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि अब वो 2019 की बात कर रहा है या आज की भी बात करेगा, तो अब हमारे पास कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। क्योंकि पहले 10 हुआ करते थे। तो हमारा फिर क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 2000 में, 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो अब हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हो गए, हमारे 11 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। बात करें भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे, तो अब कितने दिए गए थे, तो ये मूल कर्तव्य की बात करें तो कितने दिए गए थे, तो 10 दिए गए। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य के संविधान को सम्मिलित किया था। हमने बताया था जो है हमारे पास एक स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, जिसकी रिकमेंडेशन पे ही हमने क्या किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज को एडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। निम्न में से किस एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे हमने जोड़ा है। बलवंत राय मेहता की बात करें तो हमने यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज यहाँ पे लिया गया था, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं कहाँ से, स्वर्ण सिंह कमेटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मतलब क्या हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में वोट डालना, बिल्कुल सही, ये एक कानूनी अधिकार है आपका, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान उत्सर्जन की भावना को विकसित करना, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी होता है, और संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना भी ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 58, मौलिक कर्तव्यों के संबंध से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किसके द्वारा शामिल किया गया था। आपको पता है 51A में ही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 96 के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने कहां से लिए हैं, हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, और ये भाग 3 में है, भाग 3 में है, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक हमारे पास होते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। मतलब हमने कहां से लिया है DPSP। देखो मैंने क्या कहा, DPSP जो है आपके एक तो पार्ट किस में है, पार्ट 4 में है, भाग 4 में है। ये आर्टिकल कहां से, आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक है। ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। तो 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहां से दी है, ठीक है ना। तो ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वे आदर्श हैं जो जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि DPSP एक ऐसी चीज होती है जो भी हमारे राज्य होंगे उस राज्य के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें यहाँ पे पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 61, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे उतना ही कम है। तो इसमें एक हमारे पास एक DPSP जोड़ा गया था। तो वो जोड़ा गया था आपका कि हम
जो राज्य में व्यक्ति रह रहे हैं उनको हम निःशुल्क क्या करेंगे, उनको हम फ्री लीगल एडवाइस देंगे, निःशुल्क विधिक सहायता देंगे। तो जैसा पहला क्या था, मादक पेय और ड्रग्स की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, यही था बिल्कुल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये हमारा आर्टिकल वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 39A में इसको हमने ऐड किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखो आर्थिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक न्याय हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्राप्त जो दो बातें हैं वो प्रदान करती है। जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो भी हमें यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात करता है। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कितने तरह के न्याय की जस्टिस की बात की गई है, तो 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय, और इकोनॉमिकल जस्टिस आर्थिक न्याय। खैर यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर प्रीएम्बल नहीं दिया गया, प्रस्तावना नहीं दिया गया है, लेकिन डीपीएसपी भी आपको आर्थिक न्याय देने की घोषणा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमको क्या करते हैं, आर्थिक न्याय देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कौन मदद करता है? तो कौन मदद करता है, तो ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाना, और महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो इसमें हमें लग रहा है इसके चारों ऑप्शन देखते हुए ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनको काम करने के अवसर अपना आप ही मिलते चलेंगे, क्योंकि लोअर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो महिलाओं को शिक्षित करना ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए 64, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में रूप में उल्लेखित किए गए हैं? तो वैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, तो ये आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 51 आपका किसके अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, जहां भी कॉमन सिविल कोड की बात आ जाएगी तो हमारा एक ही स्टेट है बच्चों वहां पर, वो कौन सा है, हमारा गोवा। ठीक है ना, तो गोवा में समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की गई है। और अगर हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 40 आपको बताता है, और एक आपका आर्टिकल 44 होता है। आर्टिकल 44 आपका किसकी बात करता है, ये बात करता है आपकी ग्राम पंचायतों की, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है, वो होता है विधानमंडल। किसके प्रति जिम्मेदारी होती है उसकी, विधानमंडल के प्रति इसकी जिम्मेदारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की, डिसॉल्व करने की शक्ति होती है? तो ये हमारे पास होती है लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे 4 दिन के लिए। जो लोकसभा को स्थगित करने की पावर होती है हमारे पास किसके पास, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 245 ये भाग 11 की बात कर रहा है के अनुसार संसद का क्या काम होता है? तो भाग 11 में बात करेंगे तो इसका काम होता है कानून बनाना, मेक द लॉ। तो कानून बनाने का काम हमारे पास भाग 11 में होता है, और जो आर्टिकल 245 में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? देखिए जो भी हमारे, अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स हमारे पास कितने, तो हमारे पास हाई कोर्ट्स अब फिलहाल है 25, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं 25। और किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपको पता है यूनियन टेरिटरी जो होती है उनका मुखिया होता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का एक एजेंट के रूप में वहाँ पे काम करता है कौन, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बनाने का जो काम होगा उसको कौन कर सकता है, संसद ही उसको पारित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वैधानिक नियम, यानी कि लीगल जो कॉर्पोरेशन होगा यही इसको कर सकता है, कानून यही बना सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा? तो 25 साल उसकी आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। 25 साल के अगर आप हैं तो आप लोकसभा में जा सकते हैं। 30 साल के अगर आप हैं तो आप राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है ना, 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप गांव के प्रधान या सरपंच बन सकते हैं। 18 साल के आप हैं तो आप वोट डालने के लिए जा सकते हैं। 35 साल के आप हैं तो आप गवर्नर बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 साल के अगर आप हैं तो आप MP का इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है ना, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? फर्स्ट जो हमारे विधि अधिकारी होते हैं, है ना, तो कौन होते हैं? तो वे होते हैं हमारे भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये बात की गई है आर्टिकल 76 के अंदर। आर्टिकल 76 में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे 73, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु, अभी मैंने पढ़ा है लोकसभा के लिए आप 25 साल के होने चाहिए। आप 25 साल के आप लोकसभा के MP बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
74 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उसमें आप एक बात ध्यान रखें, कभी भी यहाँ पर आप उपराष्ट्रपति नहीं लगाएंगे। जो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही क्या काम करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। बाई चांस आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो वहाँ पर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा वही हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उसको शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जैसे आपने कोई बिल लेके आए, उस बिल में क्या हुआ, आपका जो विपक्ष है वहां से जो आपका पास पक्ष है वहां से दोनों के पास जो आपने वोट डाले वो टाई हो गया, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। इन दैट केस द स्पीकर, जो हमारे पास स्पीकर होगा वो अपने वोट डालेगा, उसी को कहा जाता है एक डिसीजन वोट, उसी को कहा जाता है एक निर्णायक वोट। तो यहाँ पर वोट डालने का अधिकार किसको होता है? वो स्पीकर साहब को होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं रहा है ये बात की जा रही है। तो इसमें जो हमारे बी जत्ती साहब हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर उनको त्यागपत्र देना भी है तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें 78, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये आपको संसद भवन से दिया था, तो ये संविधान सभा से दिया था, तो पार्लियामेंट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। जब भारत आजाद होने वाला था ये उसकी रात थी। चलिए 79 की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ना। भारत के राष्ट्रपति इस क्षेत्रों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो भी कुछ ऐसा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जाति क्षेत्र, तो वो निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति इसको घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है? हाउ मैनी मेंबर्स कैन नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट? तो ये 12 मेंबर्स होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकता है। और आपको पता है राज्यसभा में जाने की जो मिनिमम एज होती है वो कितनी साल होती है? 30 साल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? आपको पता है केवल अगर आपको द सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया है, आपको मृत्युदंड दिया गया, फांसी दी गई है, तो उसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ आपके पास राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के द्वारा इस सजा को माफ भी कर सकता है या कम कर सकते हैं। चलिए 82, नीलम संजीव रेड्डी भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनको सर्वसम्मति से क्या किया गया था? राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षमादान। इसको क्या कहा जाता है? क्षमादान कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 84 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति? अब तो थे हो गया है ना, अब तो थे हो गया, तो ये 14 नंबर के भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, तो वे 14वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। अभी जो हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी है वे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा, ये 15वीं हमारी राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता होता है भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट है ना, हमारे पास राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यही हमारे एकल संक्रमणीय जो मत होता है वहाँ पर गुप्त मतदान होता है और उसी के द्वारा इन दोनों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हम यहाँ बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज द एग्जैक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? हमने भी बताया था, ऐसे हमारे केवल एक ही राष्ट्रपति हुए हैं, नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ था, वो निर्विरोध चुन लिए गए थे सबके द्वारा, ये 6ठे राष्ट्रपति भारत के थे। क्वेश्चन नंबर 89, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरलैंड का जो फ्रीडम था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए थे? तो वे वीवी गिरी साहब थे। इन्होंने जो आयरलैंड था वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए और उसके बाद आके भारत में ये उपराष्ट्रपति के पद पर और राष्ट्रपति के पद पर भी ये काबिज रहे।
क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? आपको पता है भारत के राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है, जो त्यागपत्र है, वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए 91 की बात करेंगे। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, चकबंदी लेखपाल में आया हुआ है। तो ये कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, और ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। 92 की बात करेंगे। 92 देखिए, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो आपको पता है जो हमारे पास उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। तो राज्यसभा को ही उनको हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, राज्यसभा इसको हटा सकती है। चलिए 94 की बात करेंगे। 93 सॉरी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति, देखो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वो उसने पूछा, ये नहीं पूछा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, उन्होंने कहा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल से होता है? तो आर्टिकल 66 होगा। आर्टिकल 63 ये कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो एक होगा, ठीक है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा 63 कहता है, लेकिन इलेक्शन 66 में दिया गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 95 की बात करेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, मैंने बताया था राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो जो है साहित्य के क्षेत्र से, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से, है ना, खेलकूद के क्षेत्र से, वो 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, और ग्राम विकास अधिकारी 18 वाले एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 96 क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा कभी भी ये कभी डिजोल्व नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता। इट इज ए परमानेंट हाउस, यह एक स्थायी सदन है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 97, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने बताया एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं? तो जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है। और अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए 98 की बात करेंगे। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैं रिपीट कर चुका हूं बार बार, 30 वर्ष होनी चाहिए। मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूं। 25 वर्ष आपके होनी चाहिए लोकसभा के एमपी बनने के लिए, 30 वर्ष आपके पास होनी चाहिए राज्यसभा के एमपी बनने के लिए, राज्यसभा के लिए, और 35 साल आपके पास होनी चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। तो कितनी साल है? 30 साल का 30 साल आपकी न्यूनतम एज होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट थे, तो 2018 में तुम्हारे कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और वाइस प्रेसिडेंट थे, जो उपराष्ट्रपति थे, तो 2018 में कौन थे? एम वेंकैया नायडू। तो यानी कि जो 2018 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में आया था, तो उस टाइम हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। तो जाहिर सी बात है राज्यसभा के यही अध्यक्ष होंगे। अगर हम आज के टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास कौन जो उपराष्ट्रपति, मैंने कहा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन है, ठीक है ना। तो धनखड़ साहब हैं। तो धनखड़ साहब ही आज के टाइम में, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज हमारे धनखड़ साहब क्या हैं? जगदीप धनखड़ हमारे क्या होंगे? हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो यानी कि जो पदेन सभापति हैं वे ही होंगे, ठीक है ना। तो आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए हैं, ठीक है ना। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।